तो हाँ जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चे, आज की क्लास में हम वेरीफाई स्टोक थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। अब वेरीफाई स्टोक थ्योरम में हमें लाइन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा और सरफेस इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। वो कह रहा है वेरीफाई स्टोक थ्योरम। आप स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करो फॉर द फंक्शन एफ। आपको एक एफ वेक्टर दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। तो ये आपको एफ वेक्टर गिवन है। उसके लिए आपको स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है। इंटीग्रेटेड अराउंड द स्क्वेयर, जो क्लोज शेप बन रही है वो एक वर्ग बना रही है इन द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब जो स्क्वेयर बन रहा है वो जेड बराबर जीरो प्लेन में नहीं है, यानी किस में है, एक्स वाई में। हुज साइड्स आर अलोंग द लाइंस एक्स बराबर वाई बराबर जीरो एंड एक्स बराबर वाई बराबर ए। तो बच्चे ये चार लाइंस दे रखी हैं, एक एक्स बराबर जीरो, एक वाई बराबर जीरो, एक x बराबर a और एक y बराबर a। कहता इन चारों लाइनों से एक स्क्वायर बनता है जो कि प्लेन z बराबर जीरो में है। इसका मतलब वो z प्लेन में है ही नहीं, वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो कहता उसके लिए आप स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करो। अब स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमें लाइन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा और सरफेस भी। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन सी जो है वो एक स्क्वायर की शेप बना रहा है जिसकी साइड्स दी हुई हैं एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर ए और वाई बराबर ए। तो बच्चे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। अब एक्स बराबर जीरो वाली की बात करें तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। तो मैं यहाँ पर इंडिकेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो लाइन है वो एक्स बराबर जीरो की लाइन है। ऐसी अगर मैं बात करूँ बच्चे वाई बराबर जीरो, तो बच्चे वाई बराबर जीरो की लाइन की बात करें तो ध्यान से देखना बच्चे, y बराबर जीरो जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो y बराबर जीरो को डिनोट कर रही है। ऐसे ही बच्चे x बराबर a वाली लाइन कहें तो ये वाली होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। इस पूरी लाइन पे आप देख सकते हैं x हमेशा a रहेगा। तो बच्चे ये वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है, x बराबर a। और ये ऊपर वाली लाइन जो है वो y बराबर a को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चे ये डायग्राम हो गया y बराबर a, और इससे बनने वाली शेप को हमने क्या बोला है, स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर बोला है और इसके लिए हमें करना है कि इसमें स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं। अब बच्चे, जब वेरीफाई का क्वेश्चन आए तो फिर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन थ्योरम में भी अपनों ने कहा था कि जब हमने लाइन इंटीग्रेशन करने की कोशिश की थी तो वहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने डायरेक्शंस क्या ली, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो ओ से ए, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ओ से ए से बी से सी और सी से ओ। अच्छा, इन कोऑर्डिनेट्स को और निकाल लेते हैं। बच्चे ये ओरिजिन है तो यहाँ पर जीरो जीरो, यहाँ पर हम x बराबर ए लाइन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये x बराबर ए कोऑर्डिनेट है और y का मान x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, जीरो। ऐसे ही y एक्सिस पे x का मान हमेशा जीरो और y का मान के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ऊपर में a, तो y का मान a। और x भी a और y भी a, अगर ये पॉइंट बनाए तो ये यहाँ कहीं होगा। तो बच्चे ये एक स्क्वायर बना दिया हमने इन पॉइंट्स को या लाइंस को देखते हुए। अब सबसे पहले लिखा हमने, हमें स्टोक थ्योरम वेरीफाई करनी है तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। अब बच्चे मेरे को इसमें क्योंकि वेरीफाई करना है तो लाइन इंटीग्रेशन भी करना है और सरफेस भी। तो सबसे पहले मैं सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी निकाला था। तो नाउ वी फाइंड सरफेस इंटीग्रल। तो हेयर सी इज़ द स्क्वायर एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि जो स्क्वायर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है। तो डी एस का मान हो गया डी एक्स डी वाई। एन कैप का मतलब जाओ सरफेस जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्स और वाई एक्सिस में है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब के कैप। एक्स की बात करें तो वो जीरो से लेकर ए तक मूव कर रहा है, और वाई के लिए अगर पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करें तो वाई जीरो से लेकर ऊपर में ए तक जा रहा है। तो बच्चे वाई का मान हो गया जीरो से ए। अब अकॉर्डिंग टू आर एच एस डेल क्रॉस एफ निकालना है तो हमने डेल क्रॉस एफ निकाला। आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल के कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और बच्चे बात करें नीचे इधर एफ वेक्टर की, तो एफ वेक्टर में आई का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर, जे का कोफिशिएंट है एक्स वाई। तो एक्स स्क्वेयर और एक्स वाई, के कैप है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कितना हो गया, जीरो। अब बच्चे इतना काम करने के बाद ध्यान से देखें, आई को एज इट इज़ लिखा, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे जीरो, और एक्स वाई का यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये माइनस करके लिखते हैं। फिर माइनस का जे कैप, इसका इससे प्रोडक्ट जीरो और माइनस करके ये लिखते हैं तो ये लिख दिया बच्चे। इसी तरीके से प्लस का के कैप, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये,
और माइनस करके इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, ये एक्स और वाई है और हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो हो गया। ये एक्स क्यूब है और ये जेड है तो ये भी जीरो हो गया, ये सॉरी एक्स स्क्वायर है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, तो बचेगा वाई, और इधर एक्स है और हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो। तो कुल मिलाकर सिर्फ वाई के कैप बचेगा, तो ये आ गया डेल क्रॉस एफ। फिर एन कैप का मान क्वेश्चन में कितना है, के कैप, और कहीं ना कहीं हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप के साथ, तो हमने निकाल लिया। तो ये इस चीज़ का इस एन कैप के सॉरी इस चीज़ का एन कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है और एन कैप का मान के कैप। तो के कैप का के कैप से करेंगे तो 1, तो कितना बचेगा वाई। तो बचे इसकी वैल्यू ओवरऑल आ गई वाई। अब बचे इसकी वैल्यू तो रख देंगे वाई, डी एस की जगह लिख देंगे डी एक्स डी वाई, और डबल इंटीग्रेशन का साइन लगाकर एक्स का मान 0 से और वाई का मान 0 से। तो इतना इतना क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट ही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इवैल्यूएशन सीखा था। तो बच्चे ध्यान से देखें, तो y रख दिया मैंने, x की लिमिट लगा दी 0 से, y की लिमिट 0 से, और ds की जगह रख दिया dx इंटू डी वाई। सबसे पहले y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट चल रही है y की 0 से, अपर लिमिट रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर a स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, खाली 1 का करेंगे तो x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कुल मिलाकर a क्यूब अपॉन 2 आ गया। तो बच्चे ये तो हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रेशन जो हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा हुआ है। अब मेन चीज़ हमें करनी है कि इसके अंदर लाइन इंटीग्रेशन कैसे करें। तो बच्चे लाइन इंटीग्रेशन को स्टोक थ्योरम में रिप्रेजेंट किससे किया था हमने, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर यानी एल एच एस, स्टोक थ्योरम की एल एच एस बुला ली। अब ये क्लोज कर्व डायग्राम को वापस देखें तो ये क्लोज कर्व 4 साइड से मिलकर बन रहा है, इस पूरे को क्लोज कर्व कह रहे हैं। तो ओ से ए से बी से सी और सी से ओ। तो हमने टोटल इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखें। तो एफ डॉट डी आर सभी में लिख ही दिया और इसको ब्रेक कर दिया, ओ से ए से बी से सी और सी से ओ, और इस पूरे को मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा मोटिव बच्चे, हम इस क्वेश्चन के अंदर 1 बाय 1 पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व, फिर इसको फिर इसको और फिर इसको, और फिर चारों को जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अलोंग लाइन ओ ए। सबसे पहले हम अलोंग लाइन ओ ए के रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे ओ से ए लाइन पे चले जाओ और उससे पूछो कि तेरे पास क्या जीरो है, कौन वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो मैं ओ ए लाइन पर गया, तो बच्चे ओ से ए लाइन पर अगर हम ध्यान से देखें तो x 0 से लेकर a तक चल रहा है, यानी x तो वेरिएबल है और y का मान इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। इसका मतलब y इस लाइन पर 0 है, और y अगर 0 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा, 0। तो dy भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपको हर लाइन का इंटीग्रेशन करने से पहले उस पर क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या क्या उसके अंदर 0 है, कौन वेरी कर रहा है। तो मैंने लिखा अलोंग लाइन ओ ए y का मान है 0, तो डी वाई का मान कितना हो गया, 0, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर कोई चीज़ 0 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी 0, और x वेरी कर रहा है 0 से a तक। इसका मतलब o से a लाइन इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट करेंगे वो हम x की पुट करेंगे। तो मैंने इतने इतने स्टेप को बुला लिया, ओ ए एफ डॉट डी आर बराबर ओ ए को एज इट इज़ लिखा, पहले एफ डॉट डी आर भी निकाल लेते हैं, एक बार सोल्व करेंगे, बाकी सब में एज इट इज़ एफ डॉट डी आर तो वही रहेगा। तो हम जो अब सोल्व कर रहे हैं बस वो हर बार लिख दिया करेंगे, यहाँ पर बस लिमिट वगैरह चेंज होंगी वो देख लेंगे। तो बच्चे एक बार तो मैंने ओ ए ही रहने दिया, एफ़ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, डी आर का मतलब हो गया डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है तो सेम का सेम से, आई कैप से करेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, जे कैप से करेगा तो एक्स वाई डी वाई, और बच्चे के कैप यहाँ पर है ही नहीं तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब ओ से ए लाइन पर हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओ से ए लाइन के ऊपर वाई का मान कितना है, 0। तो बच्चे ये बात भी ध्यान रखना है, इस वाई को क्या रख देंगे, 0, और डी वाई भी कितना है, 0। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। अब क्लियरली पता लग रहा है एक्स की लिमिट ये आनी है, और वैसे भी एक्स ही चेंज हो रहा था, 0 से लेकर क्या आ रहा था, ए। तो ओ ए की जगह आप लिख दोगे x बराबर 0 से a। सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का x की क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो a क्यूब अपॉन 3 आ गया। अब दूसरी लाइन को पकड़ लिया, बच्चे दूसरी लाइन का नाम क्या है, a से b। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं और देखते हैं a से b लाइन पर क्या हो रहा है। बच्चे a से b लाइन पर बात करूं तो x यहाँ पर भी a है और ये भी a है, तो इसका मतलब इस लाइन पर x का मान कितना है, a।
एक्स अगर ए है यानी फिक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो ही आएगा। अगर एक्स कांस्टेंट रह रहा है, ए रह रहा है, तो पूरी लाइन का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो। और वाई की बात करें तो हम डायरेक्शन ए से बी है, तो वाई का मान जीरो से लेकर ए तक, तो वाई वेरी कर रहा है जीरो से ए तक। तो हमने लिखा एक्स बराबर ए, डी एक्स बराबर जीरो हो गया फिर। और वाई की लिमिट की बात करें तो जीरो से ए बी वाला इंटीग्रेशन बुला लिया। एफ डॉट डी आर हमने पूरा सोल्व कर रखा है, तो एज इट इज़ वो बुला लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। जो पिछली लाइन के लिए सोल्व किया था एफ डॉट डी आर, उसको बारी बारी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर एफ डॉट डी आर लिखेंगे। अच्छा, इस वाली लाइन पे पहले देख लो, एक्स बराबर ए रखना है और डी एक्स को जीरो। तो डी एक्स को जीरो रखेंगे तो ये स्टेप तो ख़त्म, और एक्स को ए रखेंगे तो ए वाई डी वाई, तो ए वाई डी वाई, तो लिमिट भी वाई की, और वाई की लिमिट आ रही है जीरो से ए। अब बस ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट चल रही है जीरो से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आफ्टर सोल्व ए क्यूब अपॉन टू आ जाएगा ये आंसर। अब तीसरी लाइन बुला रहे हैं, नाउ वी फाइंड अ लॉन्ग लाइन बी सी। तो बी से सी लाइन वाला डायग्राम देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ कांस्टेंट है या जीरो है। बच्चे बी से सी की अगर मैं बात करूं तो बी से सी पे आप लोग देख सकते हो, बी से सी लाइन पर वाई का मान इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इसका मतलब इस लाइन पर वाई बराबर ए है। अगर वाई फिक्स है तो डी वाई कितना हो जाएगा, जीरो। और एक्स की लिमिट चेंज हो रही है ए से जीरो, क्योंकि हमने डायरेक्शन बी से सी ली है, तो एक्स का मान यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स का मान जीरो है, तो एक्स की लिमिट ए से जीरो लगेगी। तो हमने किया काम। तो बच्चे देखें, बी से सी लाइन के लिए वाई बराबर ए, डी वाई का मान फिर जीरो, और एक्स की लिमिट ए से जीरो, फिर वो बी से सी वाला इंटीग्रेशन बुला लिया। बी सी चल ही रहा है, एफ डॉट डी आर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। बच्चे वाई का मान रखेंगे ए और डी वाई का मान जीरो, तो ये पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। और बी से सी की लाइन की इंटीग्रेशन ए से जीरो लिमिट लग जाएगी, तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स की क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट चल रही है ए से जीरो। अब की बार लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो जीरो, और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का ए क्यूब अपॉन थ्री आएगा। तो बच्चे ये तीसरी लाइन हो गई। लास्ट लाइन रहेगी फोर्थ लाइन। तो बच्चे फोर्थ लाइन देखते हैं हम लोग। तो बच्चे फोर्थ लाइन के अंदर हमें बोल रहा है नाउ वी फाइंड अलोंग लाइन सी से ओ। अब सी से ओ लाइन की बात करूं तो देखते हैं बच्चे, सी से ओ लाइन पे हम बात करें तो सी से ओ लाइन पर हमेशा एक्स, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा तो डी एक्स भी कितना होगा, जीरो। और सी से ओ जा रहे हैं तो वाई ए से लेकर जीरो तक जा रहा है, तो वाई की लिमिट हो गई ए से जीरो। तो देखते हैं लिखा हुआ, तो बच्चे ध्यान से देखना आप लोग। तो सी से ओ के लिए एक्स जीरो, तो डी एक्स भी जीरो, और वाई की लिमिट ए से जीरो। नाउ ए से ओ एफ डॉट डी आर मिला लिया सी से ओ, तो सी से ओ एफ डॉट डी आर पहले ही सोल्व कर चुके थे। डी एक्स का मान रखना है जीरो, तो ये स्टेप जीरो, और एक्स को भी जीरो रखना है तो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, ये पूरा इंटीग्रेशन ही जीरो हो गया। फाइनली इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, ये क्लोज कब मिला क्या था, चार लाइनों से मिलकर। तो जो चारों आंसर निकालने हैं उन चारों को यहाँ जोड़ दो। जैसे ही चारों को जोड़ देंगे तो बच्चे आंसर आ रहा है ए क्यूब अपॉन टू। तो चेक कर लो, लाइन इंटीग्रेशन भी ए क्यूब अपॉन टू, और जो हमने सरफेस इंटीग्रेशन निकाला था वो भी ए क्यूब अपॉन टू। तो इसका मतलब इसके अंदर स्टोक थ्योरम क्या हो रही है, वेरीफाई। तो इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो कह रहा है इवैल्यूएट बाय स्टोक थ्योरम। हमें स्टोक थ्योरम से क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इवैल्यूएशन यानी मान निकालना है, तो इसमें वेरीफाई तो करना नहीं। अब वेरीफाई नहीं करना तो हम वही या तो लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू आंसर निकाल लेंगे या सरफेस, सिर्फ मान ही निकालना है, तो दोनों साइड सोल्व नहीं करनी। अच्छा, गिवन क्या है, सी जो क्लोज कर्व है उसका इंटीग्रेशन करना है इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब अगर इस फॉर्मेट में दिया होता है तो डी एक्स के कोफिशिएंट के साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, और डी जेड के साथ के कैप, वो हमारा एफ वेक्टर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एफ वेक्टर हो जाएगा ई की एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप और माइनस का के कैप। और फिर जो सी क्लोज कर्व है वो एक कर्व है, एक सर्कल है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर और जेड बराबर टू। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जेड बराबर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो सर्कल है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। अब अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस यानी एन कैप का मान इस क्वेश्चन में भी के कैप। और सर्कल बना ही लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, और सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस फोर को अगर टू का स्क्वायर लिखेंगे तो आर का मान टू आ गया। इसका मतलब ये सर्कल जो है इसका सेंटर तो हो गया, ये एक स्टैंडर्ड सर्कल है तो इसका सेंटर हो गया जीरो जीरो, और रेडियस कितनी हो गई टू। तो ये आपने
डबल इंटीग्रेशन में भी बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रखी हैं कि सर्कल्स की इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो बच्चे देखें ध्यान से। तो ये तो बहुत सारे सर्कल ऐसे तो हमने बहुत बार किए हुए हैं। तो उसने देखो इस चीज़ को लिखा कि एफ डॉट डी आर से कंपेरिजन करेंगे तो ई एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप और माइनस का के कैप, एफ वेक्टर लिखना सिखाया ही है आपको। अच्छा, सर्कल बना दिया मैंने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में अगर आपने सर्कल बना लिया तो ध्यान से देखें, तो बच्चे ध्यान से देखें, एफ वेक्टर तो मैंने बनाना पहले ही सिखा दिया था। एक सर्कल बनाया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब जो सर्कल बनाया है मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वो 2 रेडियस का है। तो ये पॉइंट हो गया 2,0, ये वाला पॉइंट हो गया -2,0 और हमने एक स्ट्रिप काट दी। ये स्ट्रिप काटी तो ये सर्कल के निचले सिरे को छू रही है और ऊपर में ये ऊपरी सिरे को छू रही है। इस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² बराबर 4। तो यहाँ से y² का मान निकालेंगे तो 4 - x² और y का मान निकालेंगे तो √4 - x²। एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। तो निचली लिमिट तो हो गई माइनस का √4 - x² और ऊपर में लिमिट हो गई प्लस का √4 - x²। तो बच्चे डबल इंटीग्रेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, सिर्फ इवैल्यूएशन करना है तो बस RHS सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चे ds का मान तो हो गया, क्योंकि सर्कल एक्स वाई प्लेन में है तो ds हो गया dx dy। परपेंडिकुलर इसका z एक्सिस हो गया तो n कैप हो गया k कैप। अच्छा, x की लिमिट देखें तो -2 से +2, तो x की लिमिट -2 से +2 और y की लिमिट -√4 - x² से √4 - x²। तो इस तरीके से हमने ये सारा काम कर लिया। अब ध्यान से सुने उसके अलावा, तो बच्चे बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया तो थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। तो बच्चे हमने डेल क्रॉस एफ निकालना शुरू किया। डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला होता है आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड और यहाँ पर एफ वेक्टर के कोफिशिएंट्स। तो एफ वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट ई की एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट 2y और बचे के कैप का कोफिशिएंट -1। सोल्व कर दो। आई कैप एज इट इज़, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे 0 और इसका इससे करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये वाई है तो ये भी 0। फिर माइनस का जे कैप, इसका इससे करेंगे तो 0 और इसका इससे करेंगे तो भी 0, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर प्लस का के कैप, बच्चा इसका इससे करेंगे तो 0, क्योंकि हम वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्टेप कितना आया 0। और उसका फिर हम एन कैप यानी के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और अगर ये पूरा स्टेप 0 आ गया तो वो यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो गया, तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब इस क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है और हमें सिर्फ इवैल्यूएशन करना था। तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर। तो बच्चे ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट। तो इस तरीके से 0 करके दिखा दिया हमने। तो बच्चे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ स्टोक थ्योरम का कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम करेंगे इसकी लास्ट थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दिए हुए हैं तो मैं आपको होमवर्क लिखवा दूंगा अगली वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को और देख रहे हैं इस वीडियो में, ये थोड़ा हटकर है, इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज़ करेंगे। चीज़ वही है, इसमें वो कह रहा है कि स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करो। अब अगर स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमें लाइन इंटीग्रेशन भी करना होगा और सरफेस इंटीग्रेशन भी। अच्छा, फंक्शन हमें दिया हुआ है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। तो एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। वेयर कर्व सी, जो कर्व सी है वो कहता है एक यूनिट सर्कल है इन द एक्स वाई प्लेन। एक यूनिट सर्कल है यानी जिसकी रेडियस 1 होगी और वो एक्स वाई प्लेन में है और वो बाउंडेड किससे हुआ है, एक हेमीस्फीयर से। वो हमने सर्कल निकाला कहाँ से है, कह सकते हैं हेमीस्फीयर। अब बच्चे अगर आपने 3D की बुक पढ़ी हुई है तो आपने स्फीयर की इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो स्फीयर की इक्वेशन होती है x² + y² + z² = 1। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है। अच्छा, आपके ना बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें z बराबर ये लिखा हुआ है, पर अगर अपने स्क्वायर करें तो z² बराबर 1 - x² - y², -x² - y² इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो यही चीज़ बन जाएगी। तो मैंने इसको आगे स्क्वायर करके सोल्व कर दिया जिससे अपने को ये स्फीयर की इक्वेशन दिखे। ये तो है स्फीयर की इक्वेशन, पर वो हेमीस्फीयर की बात कर रहा है। तो बच्चे पूरा स्फीयर एक तरबूज की शेप होती है समझ लो। और सोचो अगर एक तरबूज को तुम बीच में से कट करोगे तो उसका जो निचला हिस्सा होगा वो एक सर्कल होगा। तो यही दिखा रखा है मैंने, ये तरबूज का ऊपरी हिस्सा है समझ लो और ये वाला इसका निचला हिस्सा है
जो कि एक सर्कल बन रहा है, और वो सर्कल हमें कौन से में लेना है, एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में है, और जो पूरा स्फीयर है वो 3D है, वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है। और हेमिस्फीयर का मतलब उस स्फीयर का आधा हिस्सा, तो इस स्फीयर का हमने क्या लिया, आधा हिस्सा। तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर लो, उसका यूनिट सर्कल, और वो भी कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो हमने यूनिट सर्कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 1। तो इससे जो सर्कल बनेगा वो भी 1 रेडियस का, पर वो सर्कल वो कह रहा है कि वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो कुल मिलाकर हमें हेमिस्फीयर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्लोज शेप जो है वो एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, और वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, और अगर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस तो एन कैप का मान के कैप। तो ये सारी बातें मैंने लिख के दिखाई। एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। सी एक कर्व है, यूनिट सर्कल है, एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 तो डी जेड भी 0। फिर यूनिट सर्कल की इक्वेशन अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1। अब बच्चे इसके अंदर हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए फिर हमें इसकी और इसकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट हमें इसका नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल रह जाएगा। तो इसके अंदर हम जब लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसके अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ करेंगे। वैसे लाइन इंटीग्रेशन के लिए ये सर्कल जितनी लाइनों से बन रहा है, अब ये कर्व से बन रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम इसके अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। तो बस यही चेंज है कि लाइन इंटीग्रेशन करते वक्त हम इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब सर्कल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, थीटा की फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में। तो तुमने पढ़ रखा है, सर्कल के लिए होता है एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 है, तो बट रेडियस इज 1, तो एक्स का मान हो गया कोस थीटा और वाई का मान हो गया साइन थीटा, आर की जगह 1 रख दिया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन भी करके निकाल के रख लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा। ऐसे वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का करेंगे तो डी थीटा। तो ये हमने पहले ही कुछ वैल्यूज़ निकाल कर रख रही, ये यूज़ करेंगे जब हम लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हम सरफेस इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, जो हम हमेशा से करते आए हैं। अच्छा, ये सर्कल किस में है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो इसको मैं अलग से बना लूँगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले सरफेस इंटीग्रेशन के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो स्टोक थ्योरम क्या कहती है, वेरीफाई करनी है तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर प्रूव करना है सरफेस इंटीग्रेशन डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर प्रूव करनी है। अच्छा, सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और किस प्लेन में है, एक्स वाई में। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो डी एस का मतलब डी एक्स डी वाई हो गया, और इसका परपेंडिकुलर फिर क्या होगा, के कैप, तो एन कैप का मान हो गया के कैप। अकॉर्डिंग टू आंसर हमें डेल क्रॉस एफ का डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप से। तो पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लिया, तो आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अच्छा, एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो बच्चे आई कैप का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखें आप लोग, जेड, जे का एक्स और के कैप का वाई, तो जेड एक्स और वाई आएगा। तो देखो जेड एक्स और वाई लिख रखा है हमने। फिर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता ही है हमें। पहले आई कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट। फिर जे कैप का करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट। फिर ऐसे ही बच्चे तो प्लस के कैप के लिए करेंगे तो इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इसका इससे प्रोडक्ट। अब वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये 1 इंटू आई कैप, ये बीच में कुछ नहीं है। एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, बचेगा ही नहीं। फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का जे कैप। और यहाँ पर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और ये हो गया 0, तो प्लस का के कैप। तो कुल मिलाकर डेल क्रॉस एफ आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप, तो बच्चे ये वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट कर दो एन कैप, एन कैप कितना है, के कैप। तो के कैप का के कैप से करेंगे बस, तो 1 आ जाएगा, तो टोटल आंसर 1 आ गया। ये दोनों तो इसके साथ 0 ही देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम से होता है। फिर एफ डॉट डी आर की बात करें तो ये अब हम निकाल रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन की तो तैयारियाँ हो गई, अब यहाँ पर कर भी सकते थे, तो मैं तो इकट्ठा ही दिखा देता हूँ क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको लास्ट में करवाया हुआ है। तो इतनी चीज़ें कर ही चुके हो, तो पहले ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट ही कर लो। तो देखो मैंने ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रखा है, तो ध्यान से देखें इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद मैं वो लाइन इंटीग्रेशन भी दिखाऊंगा, जो मैंने अभी पेज टर्न किया है उसमें क्या कर रखा था वो भी देखते हैं। तो पहले हम ये सरफेस इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। तो हमने बुला लिया सरफेस इंटीग्रेशन डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। बच्चे डेल क्रॉस एफ की वैल्यू डॉट एन कैप के साथ तुमने 1 निकाल ली है, डी एस का मान है डी एक्स डी वाई। एक्स और वाई की लिमिट चाहिए, तो हमने वो सर्कल जो नीचे वाला सर्कल था उसको ऐसे बुला लिया।
तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और सर्कल बना दिया। यूनिट रेडियस का है तो ये 1,0 पॉइंट, ये -1,0 पॉइंट। अच्छा, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो बच्चे यहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ पर भी ये सर्कल को टच कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 1, तो y² का मान आएगा 1 - x², तो y का मान आएगा ±√1 - x²। तो इसकी लोअर लिमिट हो गई माइनस के साथ √1 - x², और अपर लिमिट हो गई प्लस के साथ √1 - x², क्योंकि इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव। तो x की लिमिट -1 से 1, तो इसको अच्छे से लिख लें। x की लिमिट है -1 से 1, y की लिमिट -√1 - x² से +√1 - x²। 1 चल ही रहा है, इंटू dx इंटू dy चल ही रहा है। फिर बच्चे सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो y हो गया, y की लिमिट भी बुला ली। अपर लिमिट रखेंगे तो एज इट इज़, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़कर ये स्टेप 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और बचे √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - a² x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की जगह तुम्हें 1 दिख रहा है, तो इस पूरे फॉर्मूले में बस a की जगह 1 रख दो, तो x/2 एज इट इज़, a की जगह 1 रख दिया तो √1 - x², a की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a की जगह 1 रख दिया। तो बच्चे अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो। सबसे पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो हाफ साइन इनवर्स 1 बचेगा, तो हाफ साइन इनवर्स 1, ये 2 चल ही रहा है। अच्छा, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये -1 जब इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, तो 1 - 1 अभी भी 0 बनेगा, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। और -1 जब इसमें रखेंगे तो माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस करके 1/2 साइन इनवर्स, और x के बदले रख दिया -1। साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 साइन इनवर्स 1 + 1/2 साइन इनवर्स 1। बच्चे दो हाफ हाफ जुड़कर कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। फिर बच्चे ये 2 चल ही रहा है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया पाई। यानी इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ ई वैल्यूएशन होता तो हमारा आंसर आ गया, पर इसमें वेरीफाई करना है तो आपको लाइन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चे लाइन इंटीग्रेशन के लिए पहले f.dr निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन c f.dr। तो सबसे पहले f.dr निकालते हैं। f वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है zi + xj + yk। डॉट प्रोडक्ट करना है dr से, तो डॉट प्रोडक्ट करना है dr का मतलब dxi, dyj, dzk। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो सेम का सेम से, i का i से करेंगे तो z dx, j का j से करेंगे तो x dy, और k का k से करेंगे तो y dz। तो ये आ गया। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये एक्स वाई प्लेन में काम चल रहा है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट हम क्या लेकर चले हैं 0, देखो लिखा भी हुआ है हमने, और जेड 0 है तो डी जेड भी कितना है 0, तो ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर इसमें रख दो। तो बच्चे जेड को 0 रखेंगे और डी जेड को 0, तो जेड को 0 रखा तो ये स्टेप खत्म, डी जेड को 0 रखा तो ये स्टेप भी खत्म, तो क्या बचेगा एक्स डी वाई। तो मैंने पूरा रख के दिखाया हुआ है और एक्स डी वाई बच गया। तो f.dr की वैल्यू आ गई एक्स डी वाई। फाइनली लाइन इंटीग्रेशन बुला लिया, तो इंटीग्रेशन c f.dr, ये LHS बुला ली, कहने का मतलब RHS तो हम सोल्व कर ही चुके हैं। c का नाम हमने रख दिया OCAB। अब ये नाम कहाँ से रखा है बच्चे, c का मतलब क्लोज सर्कल है, और ये देखो नाम दिखा रखा है मैंने OCAB, तो ये हमारा वो क्लोज सर्कल है जिसकी हम लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो OCAB। और f.dr का मान निकाला ही है हमने एक्स डी वाई। अब x और dy की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो OCAB, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो ये पूरा सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस में बन रहा है, तो पूरा 0 डिग्री से शुरू होकर 2π तक घूम रहा है, तो लिमिट तो हो गई इसकी 0 से 2π। और बच्चे x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में रख रखा है, x बराबर cos थीटा, और dy का मान रख देंगे cos थीटा d थीटा, तो यही काम किया हुआ है। तो x की जगह रखेंगे cos थीटा और dy की जगह cos थीटा d थीटा, और OCAB का मतलब लिमिट, तो वो पूरा सर्कल जो है वो 0 डिग्री से घूम के 2π तक जा रहा है, तो बच्चे 0 से 2π लिमिट। तो इस तरीके से हम इसका लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि अलग अलग लाइन के रिस्पेक्ट में करके और फिर जोड़ेंगे, क्योंकि लाइनें नहीं है वो कर्व है। तो 0 से 2π लिमिट हो गई, और साइड में रीज़न दे रखे हैं x cos थीटा है, dy cos थीटा d थीटा है, रख दिया, cos स्क्वायर थीटा बन गया, cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 + cos 2 थीटा/2। फिर ये पूरा का पूरा नीचे जो 2 है वो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 0 से 2π 1 d थीटा पे अलग,
और 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा डी थीटा पे अलग। फिर बचे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से 2 पाई। बचे साइन n पाई 0 होता है तो साइन 4 पाई भी कितना होगा 0, और साइन 0 भी 0 होता है, साइड में लिख दिया। तो ये तो पूरा स्टेप ही 0, और यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई रख देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, पाई। तो लाइन इंटीग्रेशन भी पाई, और आपको दिखाया था मैंने इसका सरफेस इंटीग्रेशन भी पाई। तो इसके साथ स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। सेम ही रिपीटेशन है बच्चे, वो भी एक्स वाई प्लेन में होगा, जेड कोऑर्डिनेट उसका भी 0 होगा। तो जब एफ डॉट डी आर निकालोगे तो उसमें जेड को और डी जेड को 0 रख देना। उसके अलावा उसमें लिखा हुआ है अबव द एक्स वाई प्लेन। अब देखो यही सर्कल बनेगा, यूनिट सर्कल। अगर अबव द एक्स वाई प्लेन कह रहा है तो लिमिट में यहाँ पर जब आप डबल इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर एक्स की लिमिट तो हो जाएगी सिर्फ अबव द हाफ प्लेन, तो -1 से 1। एक्स की लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वाई की लिमिट यहाँ से शुरू होगी। तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होता है 0, तो 0 से प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस लिमिट में फ़र्क आएगा, यहाँ पर वाई की लिमिट 0 से शुरू होगी। तो आप अब क्वेश्चन नंबर 1 खुद से कर सकते हो। तो मैंने आपको चेंज बता दिया। और लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो सर्कल जो है ये वाला देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लेन में पूरे में सर्कल 0 से लेकर पूरा घूम रहा है तो 2 पाई। पर अगर अपर हाफ प्लेन में कह रहे हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है अबव एक्स वाई प्लेन, अगर अबव एक्स वाई प्लेन है तो सिर्फ इतना सर्कल बन रहा है, तो लिमिट 0 से लेकर सिर्फ पाई तक जा रही है। तो लाइन इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 आप करोगे, और इसी के साथ आपके स्टोक्स थ्योरम का कंसेप्ट खत्म। तो कल की क्लास में बच्चे हम लोग करेंगे इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कंसेप्ट उसी में समझेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।